वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी के प्रति सतनाम जोहार जय छत्तीसगढ़। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज हम खास मेहमानों के साथ फिर से जुड़े हुए हैं और एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर जो भारत में जो वर्तमान हालात में इस पर तमाम प्रकार की जो मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपरों में खबरें चल रही है, उस ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके सामने हम लोग हाजिर हुए हैं। और इस पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं संतोष साहू साहब, जो मतदाता जागृति मंच के पदाधिकारी हैं और ओबीसी मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनका विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारे साथ सामाजिक चिंतक और लेखक TR खोटे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिल्ली से रोशनी जी हमारे साथ जुड़ी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के खास कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी और डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का स्पेशल धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय समय पर स्पॉन्सर करके कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। और इस आयोजन को, ऐसे आयोजन के लिए व्हाट्सएप मानवता चैनल के लिए और भी जो लोग हैं वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है भारत में आरक्षण का जन्मदाता कौन है। तो इस सवाल को लेकर हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, लगातार हमारे संविधान को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रिजर्वेशन जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है, बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व कहा था और कांसीराम साहब ने ये कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये हिस्सेदारी को लेकर लोग आरक्षण को एक बीमारी बता रहे हैं और इसमें बाबा साहब को लगातार दोष देते हैं। तो इस पर इतने सालों के बावजूद भी हमारे हक अधिकार को कौन खा रहा है, इस पर बुद्धिजीवी, चिंतकों और विचारक वानों से भी हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर सबसे पहले मैं अधिवक्ता संतोष साहू के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि वो एक कानूनविद भी है और कानून की काफी ज्ञान रखते हैं। तो मैं आज के पहले सवाल को लेकर उन्हीं के पास जाना चाहूंगा कि भारत में आरक्षण का जन्मदाता कौन है और आरक्षण प्रारंभ क्यों की गई। संतोष साहू साहब, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार रखें। जी भाई साहब, मानवता चैनल पे आए, अपनी बात रखने सभी विद्वान साथियों को नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। भाई साहब, मानवता और जगदीश सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत में एक तरफ आरक्षण को लेकर एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि आरक्षण गलत है। इससे जो मेरिट के लोग हैं वो पिछड़ रहे हैं। कुछ धर्म गुरुओं ने भी कहा कि हंस का हिस्सा कौवे खाने लगे हैं। ऐसे भी बातें आई थी सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात देखने सुनने को मिला था। ऐसे समय पे आपके द्वारा यह विषय रखना कि भारत में आरक्षण का जन्मदाता कौन है, एक मील का पत्थर साबित होगा आपके द्वारा यह कार्यक्रम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में जब गण व्यवस्था था, उस समय समण संस्कृति और समण धर्म को मानने वाले लोग भारत में थे। तभी भारत में यूरेशियाई आर्यों का आक्रमण हुआ है। इसके एक नहीं लाखों सबूत हैं। पुरातत्व में इसके सबूत हैं, इतिहास में इसके सबूत हैं, भाषा शास्त्र में इसके सबूत हैं, और आखिरी जो सबूत है वो DNA में है कि भारत में यूरेशियाई आर्य हमलावर जब भारत में आए और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंध प्रांत की जो सभ्यता है वो सिर्फ सिंध प्रांत में नहीं अपितु संपूर्ण भारत में वो सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मानने वाले लोगों के साथ जो बर्बरता यूरेशियाई आर्यों ने किया और युद्ध, भीषण युद्ध हुए, और ये युद्ध देवासुर संग्राम के नाम से दर्ज है, क्योंकि यूरेशियाई आर्य अपने को देव कहते थे और भारत के मूल निवासियों को उन्होंने असुर कहा, दास कहा, दस्यु कहा, राक्षस कहा, अलग अलग नाम दिए। मूलतः ये आर्य और भारत के मूल निवासियों का ही युद्ध है। युद्ध में जब भारत के सीधे साधे सरल लोग पराजित हो गए, तब भारत में
गण व्यवस्था के स्थान पे वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ, और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, सर्वोपरि, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसी व्यवस्था बनाई गई। और ये ऋग्वेद में भी इसका उदाहरण है। ऋग्वेद में ब्राह्मणों ने भगवान के मुख से ये कहलवाया कि मैंने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए हैं। शूद्र पैदा किए हैं, ब्राह्मण मुख से पैदा किए, क्षत्रिय भुजा से पैदा किए, वैश्य जंघा से पैदा किए, और शूद्र पैर से उत्पत्ति किए। ये ऋग्वेद में भी इसके उदाहरण हैं। तो ऋग्वेद का जो व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था कोई और व्यवस्था नहीं थी, ये आरक्षण की व्यवस्था थी। क्योंकि जब आप पूरे वेदों का अध्ययन करेंगे, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इसके बाद उपनिषद, और इसके बाद में स्मृतियां, फिर पुराण के बाद वाल्मीकि रामायण, फिर महाभारत, और इसके बाद गीता, ऐसा जो वैदिक साहित्य है, तो पता चलेगा कि भारत के 90% लोगों को वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र बना दिया गया, और वर्ण व्यवस्था ही आरक्षण व्यवस्था का जनक है। क्योंकि ब्राह्मणों को शिक्षा लेने का अधिकार मिला, शिक्षा देने का अधिकार मिला, शस्त्र उठाने का अधिकार मिला, और संपत्ति का भी अधिकार मिला। इसके उदाहरण हैं कि गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र उठाए, और उस समय ब्राह्मणों के पास अकूत संपत्तियां भी होती थी। ये वेदों से प्रमाणित है। तो वर्ण व्यवस्था ही आरक्षण की व्यवस्था का जनक है। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को 3 अधिकार दिए कि कोई भी क्षत्रिय विश्वामित्र जी को छोड़कर कोई गुरु नहीं बन सकते। क्षत्रिय शिक्षा ले सकते हैं, शस्त्र चला सकते हैं, शस्त्र का शिक्षा ले सकते हैं, और संपत्ति रखेंगे। और वैश्यों को इस वर्ण व्यवस्था में 2 अधिकार बहाल किए गए। कोई वैश्य गुरु नहीं बन सकता, वो सिर्फ धन रखेंगे और शिक्षा ले सकते हैं, वो हथियार भी नहीं चला सकते। और चौथे पायदान पे भारत के मूल निवासियों को जो शामिल किया गया है, एसिमुलेट किया गया, ऐसे शब्द महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था में शूद्र के रूप में आर्यों ने इस देश के मूल निवासियों को अपने में एसिमुलेट किया। और ये जो शूद्र की व्यवस्था है, शूद्रों को इस व्यवस्था में न शिक्षा का अधिकार दिया, न लेने का, न देने का, न हथियार उठाने का, और न संपत्ति रखने का। तो वर्ण व्यवस्था ही भारत में आरक्षण व्यवस्था का जनक है, जिससे भारत के 90% लोग शिक्षा से, संपत्ति से, ज्ञान से, विज्ञान से पूरी तरीके से कट गए। इसी वजह से भारत के संविधान के निर्माताओं ने और भारत के संसद ने भी स्वीकार किया कि कालांतर में जो हुआ उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते, पर इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, वर्तमान जो संवैधानिक शब्द है, इन लोगों को मूल मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ रियायत देना जरूरी है, ताकि ये मुख्य धारा में आ सकें और अपना विकास कर सकें। तो भारत में आरक्षण का जनक वर्ण व्यवस्था है, और जिस तरीके से जहर को जहर से ही मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, जहर को जहर से ही, इसी तरीके से आरक्षण की व्यवस्था से जो पिछड़ गए उनको आरक्षण देकर ही मुख्य धारा में लाया जा सकता है। ये भारत के समय समय पर जन पे संत महापुरुष गुरुओं ने भी इस बात को कहा है, और भारत के संविधान को बनाने वाले लोग, भारत के संसद को चलाने वाले विद्वान लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारत में जो कालांतर में हुई है उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रियायत। भारत में जो आरक्षण शब्द है, मूलतः ये शब्द ही भ्रामक है। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र प्रतिनिधित्व से चलता है। इस देश में 5 वर्ग है, अनुसूचित जाति के रूप में, जनजाति के रूप में, अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में, सामान्य के रूप में, और धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में। ये 5 वर्गों के लोगों को लोकतंत्र के व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापिका में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपने भी कहा, महामना कांसीराम साहब जी ने ये नारा लगाया, भारत के गली गली में गूंजा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी संख्या जितनी, वो क्या है? अनुसूचित जाति एक वर्ग है, उसकी संख्या भारत के कुल जनसंख्या का 15% है, और आज भारत की जनसंख्या 137 करोड़ लगभग है। तो 137 करोड़ का 15% तो लगभग 22 करोड़ से ऊपर
जो लोग हैं उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, मिलिट्री में, हर लोकतांत्रिक ढांचा में 15% के हिसाब से उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, और वो मिला हुआ है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी कितने हैं वो, तो भारत की जनसंख्या के हिसाब से 7.5% बताया जाता है, पर अगर सही आंकड़ा है तो 8.5 के ऊपर है। 137 करोड़ का 8.5% आप निकालेंगे तो लगभग 11 से 12 करोड़ इस देश में अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी भाइयों की संख्या है। उनको भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, मिलिट्री में, हर लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी संख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। तभी भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र विकसित होगा, फलेगा फूलेगा। इसी तरीके से भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट, इस देश में कुल जनसंख्या का 52% है। जैसा कि मैं भी ओबीसी का आदमी हूं, मैं तेली जाति का आदमी हूं, तो हमारे देश में मंडल कमीशन का जब छानबीन हुआ तो पता चला कि इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तरह इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, पर वो मनुवादी व्यवस्था में, वैदिक व्यवस्था में, वर्णवादी व्यवस्था में शूद्र था। जो ज्ञान और विज्ञान को बनाने वाले, चलाने वाले लोग हैं, वो भी इस देश में बहुत बड़े संख्या में हैं। तो लोकतंत्र में अन्य पिछड़े वर्ग को भी संख्या के अनुपात में व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, मिलिट्री में, जब तक आधे से ज्यादा संख्या जिस वर्ग का है उसका प्रतिनिधित्व अगर नहीं रहेगा तो भारत में भी लोकतंत्र कैसे चलेगा। लोकतंत्र का आत्मा, मूल आधार है प्रतिनिधित्व। इसी तरीके से भारत में सामान्य वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो वर्ण व्यवस्था में अलग अलग पहचान रखते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसको भारत का संविधान सिटीजन ऑफ इंडिया घोषित किया और कहा कि इस देश में अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो या पिछड़ा वर्ग हो, ये भी भारत के नागरिक होंगे और आप भी भारत के नागरिक हैं। ये एक आदमी का जो वोट है, वोट वैल्यू, वन मैन वन वोट का जो बातें आई वो लोकतांत्रिक प्रणाली में है। तो उन्हें भी 15% अगर देश में समान वर्ग के लोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति 15% है, अनुसूचित जनजाति 7.5% है, अन्य पिछड़ा वर्ग 52% है, वैसा ही समान भी 15% है और धार्मिक अल्पसंख्यक इस देश में 10.5% है। इस तरीके से 5 वर्ग इस देश में हैं और सब मिलकर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस देश के विकास में लगे हुए हैं। तो सभी वर्गों को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का ये बात है। ये कहना कि आरक्षण से लोग गलत लोग आ रहे हैं, वो गलत कौन है ये बताना होगा। क्या अनुसूचित जनजाति को चलाने के लिए अनुसूचित जनजाति का संख्या का जरूरत नहीं है? जनजाति को चलाने के लिए कौन चलाएगा? ओबीसी का जो हक अधिकार की बात है, ओबीसी को इस देश में उसके हक हिस्से की बात ओबीसी ही कर सकता है, अन्य कौन करेगा? सामान्य का जो हिस्सा है उसका प्रतिनिधित्व समान करेंगे, धार्मिक अल्पसंख्यकों का जो हिस्सा है वो उसकी वकालत, उसका प्रतिनिधित्व समान वर्ग के धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग करेंगे। तो इस तरीके से माननीय जगदीश सिंह जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से इसका जन्म हुआ और इसी व्यवस्था के कारण इस देश में, आपको पता है इस देश में वैदिक जो काल है, ईसा पूर्व 180 185 से लेके और 25 जनवरी 1950 तक इस देश में जाति की व्यवस्था थी। इसके ऊपर हम जाएंगे तो वर्ण की व्यवस्था थी, उसके ऊपर हम जाएंगे तो गण की व्यवस्था थी और अभी भारत में वर्ग का व्यवस्था है। तो भारत के इतिहास को बारीकी से समझने की बात है, जानने की बात है और देश और दुनिया में इसके पर्याप्त सबूत हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि समान वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अन्य पिछड़े वर्गों को या धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से अगर विद्वेष रखते हैं कि नहीं ये कम पढ़े लिखे लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, तो 15% लोग जिनका संख्या लगभग 22 करोड़ के आसपास है, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा?
इस जी देश में लगभग 11 से 12 करोड़ आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति के भाई हैं। उनका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में कैसे सुनिश्चित होगा? और इस देश में अधिकतम 2 से 2.5 करोड़ नौकरियां हैं और भारत का जनसंख्या लगभग 137 करोड़ है। 137 करोड़ लोगों के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भारत में लोकतांत्रिक पद्धति से प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। और ये प्रतिनिधित्व है भारत में, चाहे कार्यपालिका की बात हो, चाहे न्यायपालिका की बात हो, चाहे मीडिया की बात हो, चाहे मिलिट्री की बात हो या व्यवस्थापिका की बात हो, ये रोजी रोटी का मामला नहीं है। ये मूलतः भारत में लोकतांत्रिक पद्धति से ये पूरा प्रतिनिधित्व का मामला है। और इससे जो लोग भी अगर विद्वेष रखते हैं, हाँ ये बात है कि हम लंबे समय तक इस देश में गुलाम रहे हैं। हमारी गुलामी आर्यों से शुरू हुई। आर्यों के आक्रमण के बाद इस देश में यवनों का आक्रमण हुआ, कुषाणों का आक्रमण हुआ, शकों का आक्रमण हुआ, सिथियनों का आक्रमण हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ, आभीरों का आक्रमण हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ और आखिरी आक्रमणकारी अंग्रेज है। तो भारत 4,500 साल के अंदर अनगिनत आक्रमणकारियों के दंश को झेला है। और आज जो लोग शेड्यूल कास्ट के सूची में हैं या शेड्यूल ट्राइब के सूची में हैं या बैकवर्ड की सूची में हैं, ये कल इस देश के राजे महाराजे के वंशज हैं। और आप देखते हैं जब किसी देश में भी इसका झेलना पड़ता है तो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित कौन होते हैं? जी इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग होते हैं जो सबसे ऊपर हैं। आपने सुना भी है कि जब कोई बहुत ऊंचाई पे है और गिरेगा तो सबसे ज्यादा चोट उसे ही लगता है। इसी तरीके से इस देश के इतिहास को समझने पर ये पता चलता है। मैं मूलतः ये कहना चाहता हूँ, भारत में प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक पद्धति में आया हुआ है। बिना प्रतिनिधित्व का लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। और जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सर्विस का बात हो या रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात हो या पॉलिटिकल का बात हो, जो लोग भी इससे विद्वेष रखते हैं वो लोग भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, एकाधिकार जमाना चाहते हैं और भ्रामक और भ्रांति फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोग भारत के विकास में बाधक है। मैं इस बात को बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, क्योंकि इस देश में 5 वर्ग है। 5 वर्ग के संख्या के अनुसार इस देश में प्रतिनिधित्व अनिवार्य है और ये प्रतिनिधित्व ही भारत में लोकतंत्र का प्राण है। मेरी ये मान्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आज की इस परिचर्चा पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और बहुत सिद्धांतिक रूप से आपने इस बात को रखा है। ये आरक्षण प्रतिनिधित्व का अधिकार है और जनरल वर्ग के लोगों के अंदर में उनकी सोच में, उनके विचारों में ये फर्क है और उनको ये समझ ही नहीं आता है। उन्होंने संविधान को पढ़ा ही नहीं है और प्रतिनिधित्व का आधार क्या है और आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या है। तो बहरहाल इसको एक लंबे विचार के साथ में पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाने की जरूरत है सोशल मीडिया के माध्यम से, तभी हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों का हक अधिकार, क्योंकि आजादी के इतने वर्षों बाद भी सही आरक्षण का हक अधिकार SC ST OBC के लोगों को मिला ही। तो मैं आपके पास फिर से लौटूंगा दोबारा अगले सवाल को लेकर। उससे पहले मैं TR खोटे साहब, वो भी एक सामाजिक चिंतक और लेखक हैं और लंबे समय से समाज के बीच में वो लगातार जागृति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और मान्यवर कांशीराम साहब के हम सफर साथी रहे। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि कांशीराम साहब के साथ हम सफर साथी आज हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि भारत का संविधान भारत में क्या जातिवाद बढ़ा रहा है, ये हमारा सवाल है, क्योंकि सबसे अधिक सामान्य वर्ग के लोगों को इस देश के अंदर में सामाजिक व्यवस्था को सही संचालित करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को दोष देते हैं और ये कहते हैं, तो क्या भारत का संविधान भारत में जातिवाद बढ़ा रहा है, ये हमारा सवाल है। और इस सवाल को गंभीरता से समझने और जानने की जरूरत है। आखिर इस देश के अंदर में जातिवाद कौन फैला रहा है? एक तरफ संविधान है, संविधान ने सभी को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है, संवैधानिक अधिकार दिया है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे SC ST OBC का हो, सभी को भारत की इस भूमि पर
संवैधानिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से अंग्रेजों के जाने के बाद में पूरे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का अधिकार जो अगर दिया हुआ है तो वो भारतीय संविधान ने दिया है। तो मैं मान्यवर खोटे साहब से आज के इस सवाल को लेकर, अगले सवाल को लेकर, क्या भारत का संविधान भारत में क्या जातिवाद बढ़ा रहा है, ये हमारे टी.आर. खोटे साहब के पास सवाल है। और जिस ढंग से हमारे अधिवक्ता साहब संतोष साहू साहब ने जो महत्वपूर्ण विचार रखे हैं, उसका भी विचारों को समझते हुए अपनी बात रखें। टी.आर. खोटे साहब। मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस विषय पर उन्होंने चर्चा प्रारंभ किया है। आरक्षण का विरोध होना शुरू हो गया जी। पहली चीज, आरक्षण आया कैसे, इसको समझने के लिए हमको मैं कल एक कॉन्फ्रेंस, एक मैंने चर्चा में मैं संत रविदास जी का चर्चा था, तो उनके जन्म दिवस पर स्वराज चैनल ने लाइव टेलीकास्ट किया था। तो उसमें एक राकेश शर्मा थे, भाजपा के मैंने प्रवक्ता थे जी। तो वो बार बार बोल रहे थे कि हमने वाल्मीकि रामायण में मैंने इतना अधिकार दिया दलितों का अधिकार दिया कि वाल्मीकि रामायण लिखने का, और वाल्मीकि रामायण लिखा, और संत रविदास को हमने दिया, उनकी जयंती मना रहे हैं, उनके लिए मंदिर बना रहे हैं, उनके लिए मैंने उनसे कहा, भाई आपने जिंदगी भर मंदिर ही बनाते रहे, अभी वाल्मीकि रामायण की बात हो रही, मैं इसके ऊपर काफी चर्चा हो गया, मैं ये बात क्यों रख रहा हूँ। कल काफी चर्चा हुआ और मैंने शर्मा जी को कहा कि भाई देखो, आपने अपने जो वो हमसे पूछ रहे थे कि बहुजन समाज ने क्या किया, काशीराम जी की मैंने बात कर रहा था, तो बोले बहुजन समाज ने क्या किया, आप अभी तक तो उन्होंने कुछ शुरू ही नहीं किया। मैंने कहा कि देखो भाई, मैं बोला आप क्या किए हो ये मत पूछो। उसके ऊपर काफी चर्चा हो गया और वो बार बार यही कहते थे, मंदिर बनाया, वो बनाया। हमने बोला भाई एक स्कूल बना दो, मंदिर तो तुमने बहुत बनाया, मंदिर में केवल दंगाई पैदा होते, अगर स्कूल में जाएंगे तो विद्वान पैदा होंगे, विज्ञान पैदा होंगे। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ कि जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो इसका उनकी जो सोच है, उनकी सोच को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो हमको मंदिर में ले जाकर हमें भक्त बनाने में लगे हुए हैं, गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। अभी भी आज के तारीख में, आज देश आजाद हो गया है, लेकिन फिर भी उनकी सोच है कि ये देश के लोग, मूल निवासी लोग गुलाम बने रहे। मैंने कहा कि वो गुलामी आपको पसंद है, आपको मुबारक हो, हमें तो स्कूल चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और भी विकास के जो संसाधन है वो चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से। और उसके ऊपर काफी हॉट डिस्कशन हो गया और बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया था। मैंने वीडियो शेयर किया है, आप देख लीजिएगा, काफी उसमें मैं ये बात बता रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ अपनी विषय पे जी। ये आरक्षण की बात है। बुद्ध से पहले हम जाते हैं तो भारत देश में श्रमण संस्कृति रहा है। श्रमण संस्कृति मतलब श्रम आधार संस्कृति रहा है। हमारी संस्कृति का मूल रहा है कृषि और कला। कृषि, हम हर तरह के, चाहे फसल पैदा करने वाले हो, चाहे वो उसके सब्सिडरी वाले हो, मुझे तेल, फूल, साग, सब्जी पैदा करने वाले हो, तो ऐसे ये जो विषय है, तो इनके ऊपर में भी लोग स्वतंत्रता था। आप अपने स्वेच्छा से किसी चीज का चयन कर सकते थे, बदल सकते थे, अपना धंधा को बदलने का पूरा छूट था। और कई शिल्पी लोग थे, चाहे लोहा का काम करो, चाहे सोना का काम करो, चाहे लकड़ी का काम करो, चाहे चमड़े का काम करो, जो भी काम जिसको जैसा लगे वो कर सकता था और उसका चयन भी उसको बदल सकता था। इस श्रमण संस्कृति के कारण यहाँ पर पूरी प्रजातंत्र थी, लोकशाही था, और वहां पर बहुत सालों, बहुत ये तक
आर्य लोग नहीं आए तब उसके पहले तक भी, आर्यों के आने के बाद भी बहुत साल तक रहा। महामानव बुद्ध थे उस काल में, पहले पहले तब तक आर्यन आ गए थे, और ब्राह्मण का एक जो गुरुकुल प्रथा से ब्राह्मण पैदा होना शुरू हो गया था। ब्राह्मण एक डिग्री होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये गुरुकुल की डिग्रियां थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दौर में इनको गुरुकुल को दिया जाता था डिग्री। जो अच्छा मैंने जो पढ़ने लिखने में होशियार होता था उसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो बलशाली होता था उसको क्षत्रिय कहा जाता था। ये गुरुकुल में दिया जाता था, और गुरुकुल के कारण से अब जो हर 4 साल में ये इनको डिग्री फिर से वापस, जो डिग्री उपाधि दी गई है, ये अदल बदल, इसके ऊपर में टेस्ट होता था, और टेस्ट में अदला बदली हो जाता था। जो शूद्र है वो ब्राह्मण हो जाता था, जो क्षत्रिय है वो शूद्र हो जाता था, ब्राह्मण शूद्र हो जाता था। ऐसा करके, क्योंकि वो अगर सक्सेस नहीं हो पाया और जो अच्छा काम किया वो अगले 4 साल के लिए हो जाता था। ये प्रक्रिया बहुत साल तक चला। इसके ऊपर में काफी लंबे से डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए। बहुत किताब उन्होंने पूरा गुरुकुल प्रथा के ऊपर बोला है। लेकिन बुद्ध काल के आते आते ब्राह्मणों ने समझ गया कि भाई अगर यह हम तो जो लाभकारी वर्ग बनना शुरू हो, जो ब्राह्मण होता था वो लाभकारी वर्ग होना शुरू हो गया। जैसे आज सेक्रेटरी सचिव लोग हैं, आईएएस अफसर हैं, वो लाभकारी वर्ग पैदा हो गया, तो अपने बच्चे को भी वो आईएएस में ले जाना चाहते हैं। वैसे ही ब्राह्मणों ने अपने बच्चे को भी ब्राह्मण बनाने के लिए उन्होंने फिर जनेऊ प्रथा पहले उसमें होता था गुरुकुल में, तो गुरुकुल को उन्होंने के बदले उन्होंने घर से शुरू कर दिया, अपने घर में जनेऊ पहनाना शुरू कर दिया। और जनेऊ प्रथा के कारण से उनकी ब्राह्मणों का फिक्स होना शुरू हुआ। लेकिन इसका विरोध पहले बार ये प्रथा चला तो पहले बार महामानव बुद्ध को कहना पड़ा, न जच्चा बसलो होदी, न जच्चा होदी ब्राह्मणा, कर्मणा बसलो होदी, कर्मणा होदी ब्राह्मणा। कोई जाति जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, बसलो नहीं होता, शूद्र नहीं होता, और जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ये बुद्ध ने कहा उस समय तक। इसका मतलब उस समय ब्राह्मण जो वर्ष ये था एक लचीला था, बहुत ही व्यवस्था लचीला था। जाति तो बहुत दूर की बात है, जाति तो शुरू भी नहीं हुई थी। कर्म प्रधान देश था। वर्ण ये बुद्ध की शब्दों में है, तो ये है, न जच्चा बसलो होदी, न जच्चा होदी ब्राह्मणा, न कर्मणा होदी बसलो कर्मणा होदी ब्राह्मणा। कर्म प्रधान था, श्रमण संस्कृति में कर्म प्रधान था। और ये उसके बाद में अशोक काल के बाद में भी जितने भी मौर्य काल तक 185 बीसी तक, जब तक पुष्यमित्र हुआ, पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को मार करके हत्या करके जब राजा बन गया, पहला ब्राह्मण शासक बना। और ब्राह्मण शासक बनने के बाद उसने मनुस्मृति लगाया। मनुस्मृति में ये सब बात की गई, इन्होंने अधिकार को तय किया गया, और मनुस्मृति के कारण में ही इन सारे चीजों को उसको उसी का ही प्रारूप है। जितने भी इनके भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे इनकी स्मृति हो या पुराण हो या श्रुति हो, जितने भी हैं उन सब में इनकी लिपियां आती गई और डाला गया। उनमें कहा गया, जब ये संतोष जी ने बोला, बहुत सही बोला, तो मैं उसकी थोड़े और भी विस्तार में दे सकता हूँ। गीता के श्लोक में है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्मापि मां विद्य कतारमय मन्ययम। गीता का श्लोक है क्रमांक 4/13। इसको आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ रखा हुआ है। कृष्ण के मुंह से कहला रहे हैं कि इसकी मैं 4 वर्ण का व्यवस्था मैंने किया है। कौन है ऐसा? भगवान। ऐसा इसको हम इष्ट बोलते हैं। इष्ट भी, यहाँ का इष्ट अपने मुंह से कह रहा है कि मैं, तो वो इष्ट कैसे हो सकता है? भेद पैदा करने वाला हमारा मालिक कैसे हो सकता है, जो विभेद पैदा कर रहा है? ऊंचा और नीच का विभेद पैदा करे, वो कोई ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर का ये काम नहीं है, रचयिता का ये काम नहीं है कि कोई छोटा और बड़ा पैदा करे। फिर तो वो सृष्टि, अगर एक ही बाप है और माँ और बाप है, तो माँ और बाप ने क्या अपने बच्चों का पैदा होते ही उसका
ग्रेडेशन करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये दुष्ट लोग, ये विचारधारा से दुष्ट, इनकी मानसिक, मैंने जो इतना मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी ये भांग खा करके अभी भी हीरोइन खा, अभी वहां से अफगानिस्तान से हीरोइन आया है, आपने सुना होगा, कहाँ, गुजरात में, गुजरात पोर्ट में 3,000 किलो, और उसकी आंकड़ा बताया गया 1,40,000 करोड़ के लगभग का उसका हीरोइन यहाँ पर इंडिया में घुस गया। ये सब हीरोइन खा करके ये जो बात करते, उनकी नशा है, इसीलिए उनको क्या लिख रहे हैं उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने जो मुख से पैदा कर दिया ब्राह्मण को, अरे मुख से कैसे ब्राह्मण पैदा होगा। मैं चुनाव लड़ रहा था 89 में, तो मुझे एक जगह पे जाना पड़ा, तो उन लोगों ने कहा, मैंने कहा कि भाई एक भी ब्राह्मणी बता दो जिसने मुख से पैदा, ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे उस मीटिंग में और ब्राह्मणियां भी बैठी, मैंने कहा वहां ब्राह्मणियां पीछे थी, दिख रही थी, और उसी तरफ फोकस कर दिया गया था स्टेज को। जब मैं भाषण दे रहा था तो फोकस कर दिया था जिधर ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है। तो बोले, लोगों ने मेरे को बोला, भाई आप इस पर बोलिए, ब्राह्मणवाद। मैंने उनसे कहा, वहां दिख रही हैं कुछ औरतें दिख रही हैं, शायद वो ब्राह्मणियों के घर, जैसा बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों का घर है, तो वहां जो बैठी हुई हैं वो औरतें हैं, वो शायद ब्राह्मणी हो, और ये इसमें यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जो सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं, तो इनमें से कुछ ब्राह्मण भी बैठे हुए हैं। उधर ब्राह्मणी है, इधर ब्राह्मण है। एक भी ब्राह्मणी उठ के आके खड़ा होके बता दे कि ये इनमें से किसी को मुख से पैदा किया है, तो जो सजा होगी मैं मानने के लिए तैयार हूं। और नहीं तो जिस दिन इन ब्राह्मणियों को पता चलेगा कि उनको इतना ऐसा गंदा कहा गया, उनके मुंह को ऐसा मुख से बच्चा पैदा किया करके बोला गया है, जिस दिन उनको पता चलेगा तो ये काम मुझे नहीं करना पड़ेगा, ये ब्राह्मणियां वो उठ के आएंगी और इनके मुंह मुड़ेगी, इनका उस तरह करेंगे, उस तरह में इनका मुड़ेगी। पहले तो मैं सोचता रहा कि मेरे ऊपर पत्थर आएंगे, निश्चित रूप से ऐसा भाषा बोला था, तो मैं सोच रहा था 2-4 पत्थर उत्तर जूते चप्पल आ जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो औरतें हैं, दूसरे लोगों ने नहीं, जो औरतें जो वहां पंडितानियां थी, जो जिनको हम ब्राह्मणी कह रहे थे, उन लोगों ने ताली बनाई, और उसका देखा सीखा पूरा वो जो माहौल था, पूरा गांव का गांव माहौल उठ के वो तालियां बजाने लगे। मैंने बोला, यार मैं तो सोच रहा था मैं जूते और चप्पल आएंगे, लेकिन आप लोगों ने तो स्वागत कर लिया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये गंदी चीजें नहीं। तो ये आप लोग जिसने भी लिखा उसे वो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, ये दुष्ट का काम है ऐसा लिखना। तो मेरा कहने का मतलब, इन व्यवस्था जो हुआ है प्राचीन काल में नहीं था, ये व्यवस्था जो बना है ये इनके कारण से है, मनुस्मृति का लाभ। और मनुस्मृति को जब लागू हो गया तो इसके ऊपर चर्चा करिए, सारे अधिकार, पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मणों का अधिकार है। अस्त्र धारण करना, राजकाज करना, ये क्षत्रियों का अधिकार है। रक्षा करना से लेकर के युद्ध करना सारा, और अस्त्र शस्त्र धारण करना बाकी लोगों का अधिकार नहीं था। अस्त्र शस्त्र धारण करने का एक ही वर्ग था, बनिया एक व्यापारी वर्ग का ये था, उनका व्यापार करना, पशुपालन करना और व्यापार करना, ये उनका काम था बनिया लोगों का, और शूद्रों का काम था केवल सेवा करना। उस समय तक अति शूद्र शब्द नहीं था, अति शूद्र उसमें नहीं है। ये तो कर्म का विभाजन दिया हुआ है, ये तो आरक्षण, पूरा व्यवस्था आरक्षित है, ये मैंने नहीं बनाया। और इस व्यवस्था को उन्होंने 1000 साल तक चला लिया, और इसी कारण से ये सुविधा भोगी हो गए। केवल जीप चला करके, तिलक लगाकर जीप चला करके इनका काम चल गया, और बिना मेहनत के, दूसरे के मेहनत, ये परजीवी प्राणी है, ये परजीवी प्राणी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों के तीनों आज भी परजीवी प्राणी है। एक दलाली करता है, एक हलाली करता है, एक दलाली करता है, एक हलाली करता है, और एक दोनों हलाल और दलाल दोनों करता, हलाल और दलाल दोनों करने वाला ब्राह्मण है, और हलाल करने वाला क्षत्रिय है, और दलाली करने वाला वैश्य। ये तीनों हलाल और दलाल लोगों का साम्राज्य, इन्होंने पूरे देश की संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया। धन और बाकी शूद्रों को धन और धरती से सबसे अलग कर दिया। जब धन और धरती से अलग होने के कारण
पूरा शूद्र समाज गरीब और लाचार हो गया और लाचारी का फायदा उठाकर उनको सेवा करवाएगा, जैसा चाहा वैसा सेवा करवाया, जिस तरह का सेवा, हर तरह का सेवा करवाया। आज भी हम सेवक वर्ग है, पूरा शूद्र समाज सेवक वर्ग है, कायस्थ से लेकर नीचे तक, कायस्थ से लेकर कायस्थ, जो महाशूद्र को कायस्थ और जाट है वो आज महाशूद्र है, और उससे नीचे लेकर के पूरे अतिशूद्र तक आते हैं। तो ये जो बातें हैं इसको आप समझना होगा। ये तो आरक्षण था, इसी आरक्षण को डॉक्टर अंबेडकर ने समझा, पढ़ करके, और उन्होंने ये जो व्यवस्था रामायण लिखा गया, रामायण क्या है? पूरी जाति व्यवस्था है। आपने बोला ना जाति व्यवस्था के ऊपर चर्चा बताएं, जाति की उत्पत्ति, ये तो लिखा हुआ है। जे वर्णाधम तेल कुमारा सोपच किरात कोल कलवारा, ये मैंने नहीं लिखा है, वर्णाधम बोलता है। उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि वर्णाधम लिख दिया, और अभी भी हम उसको पढ़ते हैं। इसको तो जला देने वाली बात। ऐसा लिखने वाले को आज तुलसीदास जिंदा होता और संविधान लागू हो जाता तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये लिखने वाले को फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून कहता है कि किसी भी विभेद करना जुर्म है। किसी भी समाज में चाहे जाति, क्षेत्र और भाषा, एक रंग, कपड़े और किसी भी तरह का विभेद करता है तो उसको सजा का हकदार होता है। ये आप तो कानून की व्यवस्था का आप समझते हैं अच्छी तरह से। आर्टिकल, विभिन्न आर्टिकल में लिखा हुआ है। आर्टिकल 19 है तो संविधान की धारा है 19 में, उसमें अनुच्छेद 19 में पूरा विस्तार से दिया हुआ है कि कैसे कैसे किस विभेद करना ये गलत है, विभेद नहीं कर सकते, लेकिन लिखा है और उसको हम पढ़ते हैं। ये कमाल की बात है। आज संविधान नहीं पढ़ाया जाता। जो संविधान की बात कैसे आई, संविधान के लिखने के बहुत सारी कहानियां हैं। मैं उसकी कहानियों को आज मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी तो 1932 से शुरू हुआ है और उससे पहले शुरू हुआ। वो तो 1932 से भी पहले ज्योतिबा फूले के समय से चालू हो गया 1848 में। और जो क्या नाम है उनका नाम, जो आए थे, अंग्रेज आए, जिन्होंने मैं नाम भूल रहा हूँ मैं उनका नाम, 1835 में, 1835 में लॉर्ड, क्या नाम था उनका, आप याद कर लीजिएगा, मेकाले हो सकता है, लॉर्ड मेकाले, हाँ लॉर्ड मेकाले। तो लॉर्ड मेकाले ने पहले बार शिक्षा को सेकुलर किया कि कोई पढ़ना लिखना चाहे तो शिक्षा का द्वार सबके लिए खोल दिया। मनु के लॉ को, संविधान को उन्होंने बहुत सारा आर्टिकल को चेंज करवा दिया। जो ये था, कानून बने हुए थे कि ब्राह्मणों को सजा कम होती थी, मर्डर करने पर भी सजा नहीं होता था, उनको माफ कर दिया जाता था, और शूद्रों को कुछ भी नहीं करने पर भी उनको मौत की सजा दी दिया। इतना मैंने ये जो संविधान था, नियम और कानून बने हुए हैं, वो मानव आधारित नहीं था, वो तो वर्ग आधारित था, वर्ण आधारित यहाँ संविधान बना था। मनु स्मृति में वर्ण आधारित है। तो इसलिए उसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे पास सारा उसका डाटा है, मैं उनके ऊपर बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आज ना करके हम उसको किसी समय चर्चा करेंगे। मैं आज ये कहना चाहते हैं कि इसका परिणाम हुआ डॉक्टर अंबेडकर ने जब पढ़े लिखे, और उससे पहले छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने 1902 में आरक्षण की पहले बार व्यवस्था की। क्यों व्यवस्था किया? पढ़ते वो उस समय कोल्हापुर राज्य के वो राजा थे, शिवाजी के परपोते हैं। शिवाजी का आपने नाम सुना होगा, शिवाजी। तो शिवाजी के साथ हुआ क्या, शिवाजी को जब तो राजगद्दी, राजा होने के लिए राजगद्दी चाहिए होता है, तो मैंने एक परंपरा थी कि जो राजा को राजगद्दी में बैठने के लिए उसका क्या तिलक करना जरूरी था। जैसे लंदन में होता, ब्रिटिश में होता था, उनके भी सिस्टम में होता था कि पोप को जब तक पोप घोषित न करे तब तक राजा मान्य नहीं होता।
इसीलिए पोप यहूदी लोग परेशान हो जाते थे, जनसंख्या होने के बावजूद भी उनको घोषित नहीं किया जाता था, वो जार लोग ही ये कर लेते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी तिलक का व्यवस्था था कि तिलक लगाएंगे तभी ये राज तिलक करेंगे तभी वो राजा माना जाएगा। शिवाजी को राज तिलक करने के लिए कोई भी ब्राह्मण महाराष्ट्र का तैयार नहीं हुआ, कोई भी ब्राह्मण तैयार नहीं, बोला कि शूद्र है, कुर्मी है तो शूद्र है। तो इसलिए उसने बनारस से एक कालूराम नाम के ब्राह्मण को लेके आया और लेके उसको तो उसके तौल का सोना देके उनको उसके तौल का उसके वजन का सोना देकर उसको लेके आया और उसने राज तिलक करने की जब आई तो बायां पैर की सबसे छोटी उंगली, बायां पैर का पैर हाथ तो छोड़ दो, हाथ के इस उंगली से नहीं लगाया तिलक, बायां पैर की सबसे छोटी उंगली से ऐसा लात उठाकर उसके माथे पर तिलक लगाया। सोच लीजिए कितना अपने हुआ हो। तो इसी चीज को उन्होंने जब बाद में जब उसको समझ में आया तो मैंने इनको शिवाजी को जब समझ में आया तो उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत ही किनारे करने का कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन छत्रपति साहू जी उनका उसके बाद में उनके बेटा को बहुत बड़े पैमाने में टॉर्चर किया गया। संभाजी को तो कैसा जिस तरह का चलाया गया उसकी कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संभाजी को उन्होंने खौलते हुए तेल से जला करके चमड़ी को उखाड़ा जाता, कितना माने क्रूर थे वहां के जो पेशवाई ये था ना ब्राह्मण, तो पेशवा ब्राह्मण कितने क्रूर थे, क्रूरता का संभाजी की जीवन देख लो। लेकिन साहू जी महाराज के साथ भी ऐसी घटना घटी। छत्रपति साहू जी थे, वो एक रसोईया उनका रसोईया था, ब्राह्मण था, गंगा प्रसाद का उनका रसोईया था, गंगा प्रसाद और ब्राह्मण था। तो वो एक दिन जब गंगा प्रसाद इधर उधर था, नहीं मिला, तो उन्होंने प्यास लगी, तो प्यास लेते हुए उन्होंने किचन में घुस करके रसोई में घुस करके वो पानी पी लिए और पानी पी के जैसे निकल रहे थे तो उन्होंने देखा ब्राह्मण आगे वापस तो बोलता है कि अरे अरे मेरा आपने तो ये कर दिया, इसमें छूत लग गया, मैंने अपवित्र कर दिया, आपने रसोई घर में घुस गया। और रसोई घर में घुस के राजा को बोलता है, उसका रसोईया मैंने छत्रपति राजा थे और उनके घर का वो रसोईया है, वो बोलता है कि अपवित्र कर दिया और उसको गंगा जल लेकर छिड़क करके पवित्र करने लगा। साहू जी महाराज को समझ में आ गई बात, बोला देखो, बोला क्योंकि उस समय के पूरे उनके राजकाज चलाने वाले ब्राह्मण पढ़े लिखे वही थे। इसीलिए उन्होंने फिर 1902 में घोषणा किया, 1902 में अंग्रेजों का समय काल में उन्होंने घोषणा किया कि अगर कोई भी पढ़ लिख जाए तो 50% आरक्षण शूद्रों के लिए कर दिया कि राजकाज में उनका हिस्सादारी होना चाहिए। 50% आज हम आरक्षण की बात कर रहे हैं और उस समय 1902 में वो घोषणा हो गया था। ये छत्रपति साहू जी महाराज का देन है। आज भी उसी चीज को बाद में जब समझा तो वो डॉक्टर अंबेडकर सबको लेके चलना चाहते थे, लेकिन गांधी के आंदोलन से ये उनमें जो लोग जो आया, साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन का रिप्रेजेंटेशन में, साइमन कमीशन के पीछे भी बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को आज हम नहीं बोल रहे हैं। इसी समय हमें समय मिले तो उसके लिए आधा घंटा समय चाहिए तो लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय का आपने सुना होगा ना, उसकी कहानी जो हुआ है वहां पर का जो विरोध किया उनका। तो इसीलिए ये जो हुआ, ब्राह्मणों ने भी सबसे ज्यादा साइमन कमीशन का विरोध किया और डॉक्टर अंबेडकर ने उनका सपोर्ट करके ये किया और उसमें अपनी बात रखी, जिसके तहत उनको 1931 में और 1932 में जब गोलमेज हुआ तो उनमें डॉक्टर अंबेडकर गए, रिप्रेजेंट किए। 1932 से गोलमेज परिषद में जब रिप्रेजेंट किए तो उसमें गांधी जी भी गए, जिन्ना भी थे और रानाडे, एक मुस्लिम का प्रतिनिधि, एक ईसाइयों का प्रतिनिधि और हिंदू की तरफ से गांधी, और डॉक्टर अंबेडकर भी थे अछूतों की तरफ से। तो वो वहां पर जब देखा तो वहां गांधी ने वहां पर विरोध कर दिया, बोला कि भाई ये तो मैं हिंदुओं का प्रतिनिधि मैं हूं। तो और
डॉक्टर अंबेडकर को वहां पता चला, पहले डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मण समझते थे, अंबेडकर शब्द से वहां ब्राह्मण था तो शायद सोचते रहे ब्राह्मण है वो भी होगा, लेकिन वहां पता चला कि ये अछूत है और अछूत का लीडरशिप पैदा खुद है। तो इसीलिए उन्होंने, गांधी ने वहां पर कहा कि ये तो व्हाइट कलर क्लास का मीटिंग है, मैं इसलिए वो छोड़ करके चले आए और हम और पूना में अनशन करने लगे। पूना में इसीलिए उनको जेल में डाल दिया गया, एल्वेडा जेल में। जब कम्युनल अवार्ड हुआ तो कम्युनल अवार्ड में सबको 2 मत का अधिकार मिला, ईसाइयों को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला और ब्राह्मण और अछूतों को भी मिल गया। डॉक्टर अंबेडकर कारण से उन्होंने बात रखा, मैं 60 में कहना चाहता हूँ। 2 मत का अधिकार मिला, उसका विरोध में गांधी जी उतर गए हैं, बोले हिंदुओं को अछूत हिंदुओं का अंग है, अगर अछूतपन खत्म हो जाएगा तो हिंदू में अछूतपन नहीं रहा तो हिंदू में है क्या चीज? हिंदू में तो वही तो चीज है, छुआछूत ही तो हिंदू संस्कृति की सार वही है। अगर वो खत्म हो जाता है तो हिंदू संस्कृति अपने आप आदिम अधमरा हो जाती है। छुआछूत ही खत्म हो जाए, अनटचेबल, सचूत और अछूत 2 भाग बनाए शूद्रों को, तो अगर सचूत और अछूत है, सेवादार है तो छूने से छूत नहीं लगता, और अछूत है जिनको बिना सेवा के भी काम चल सकता है तो उनको अछूत कहा गया। तो अगर सचूत और अछूत हट जाए तो फिर हिंदुइज्म में रह क्या गया? इसीलिए उन लोगों ने बोला कि हमारा धर्म ये है, व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था है, इसको हम सुधारेंगे और हम करेंगे, और मैं खुद इसको अछूतपन को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाऊंगा करके हरिजन आंदोलन, हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया उसने, गांधी जी ने। तो ये मेरा कहने का मतलब, ये जो हुआ, लेकिन जब उसमें समझौता हुआ, उस समझौता में तय हुआ कि भाई प्रतिनिधित्व के आधार पर, इनकी जनसंख्या के आधार पर इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उस समय केवल शेड्यूल कास्ट वर्ड आया, एक ही शेड्यूल बना था 1935 में। 1935 में पहले बार सेकंड इंडिया एक्ट बना, और सेकंड इंडिया एक्ट में ये शेड्यूल बना। उसमें लिखा गया सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार, 3 आधार माना गया उनको, और जिनके साथ छुआछूत होती है उनको शेड्यूल कास्ट कहा गया। जो जिनके साथ छुआछूत होता है और नहीं भी होता है, लेकिन जो ट्राइबल ट्रेड्स हैं उनको शेड्यूल ट्राइब वर्ड दिया गया, और जो इनमें से छूट गए हैं, दोनों में से जो कवर नहीं होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट नहीं है या शेड्यूल ट्राइब नहीं है, वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है लेकिन इस श्रेणी में आते हैं, तो उनको उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द कहा रखा। इसीलिए ये सबके सब पिछड़े वर्ग थे। पिछड़े वर्ग के अंदर में तीनों की परिभाषा है। इसी परिभाषा को लेकर जब संविधान बना 1950 में, ये सारा संविधान में लिखा गया। ये 1935 में बन गया। इसीलिए 1935 से जब ये बात आई तो संविधान लिखने के लिए जब डॉक्टर अंबेडकर को चयन का भी बहुत सारा प्रक्रिया हुआ है। आज देखिए, आज डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय पे, अपने समय पर इस जो मनुस्मृति है उसका पत्ता जलवाया था, उसका दफन उसको पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट में उन्होंने उनको जला करके दिखाया था। यही एक कानून है जिसके कारण से विभाजन हुआ है, लोगों में विभेद पैदा हुआ है, तो इसका दहन होना चाहिए। और प्रजातंत्र को जब 26 जनवरी 1950 को पहले बार लोकतंत्र का एक्सेप्ट किया गया। लोकतंत्र का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। लोकतंत्र का यह मतलब नहीं होता, अभी तो लोकतंत्र चालू ही नहीं हुआ है इंडिया में, अभी तो भेड़ तंत्र है। भेड़ तंत्र और भीड़ तंत्र 2 तंत्र चल रहा है। भेड़ तंत्र में क्यों बोल रहा हूं कि आज जो भेड़िए लोग हैं वो राज चला रहे हैं कई पार्टियां बनाकर, चाहे कांग्रेस देख लो, चाहे भाजपा देख लो, चाहे कम्युनिस्ट देख लो, सारे वही ब्राह्मण क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग हैं जो इस देश के सत्यानाश के कारण हैं। वही लोग आज सारी पार्टियां बनाकर ये खोल रखा है, दुकान खोल रखा है, और दुकान के तहत बाकी SC ST और OBC के लोगों को यूज करते हैं, और उनको करके वो राजनीति, इसीलिए उनको हर 5 साल में अगर वोट का अधिकार नहीं होता, अभी कोशिश कर रहे हैं
कि वोट ही खत्म नहीं होती। अभी तक प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि बार बार चुनाव होने से माने विकास को असर पड़ रहा है। उनको बेचने में देखिए 5 साल अभी मौका मिला दूसरे बार, तो कितना देश बेच दिया। उनको बेचने के लिए तकलीफ हो रहा है, अभी भी उनको बेचना है, देश बेचने, पता नहीं देश को और कहाँ ले जाना चाहते हैं, कैसा बेचना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं। अभी तो बहुत सारा चीज आया है। आज ही मैं इसको देख रहा था, इसने रवीश कुमार ने उसके ऊपर दिया है कि जो क्या बोलते हैं इसको, निफ्टी जो इसका है ना, जो शेयर मार्केट, तो जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर बोला अज्ञात बाबा, उसका मेल आता है और वही उसको संचालन करता है। तभी उनके ऊपर में सीबीआई ने अभी नोट लिया है और सीबीआई ने उनके ऊपर केस किया है इतने सालों बाद। मैंने ये समझ के चलिए अज्ञात, और उसका उसने डाटा करके दिखाया है कैसे अज्ञात का मेल आता है और मेल के द्वारा होता है, जबकि वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है करके बोलते रहे। लेकिन सारा इन लोगों ने पूरी व्यवस्था के ऊपर में चौपट करके रखा हुआ है। आर्थिक अर्थतंत्र को, समाज तंत्र को, संस्कृति, सब इन लोगों के हाथ में कब्जा में है। इन लोगों ने, मुट्ठी भर लोग हैं, 15% भी नहीं है, 15% बोल देते हैं, है तो 10%, लेकिन 5% भी हम एक्स्ट्रा बोलते हैं। 15% लोग इस देश की राजनीति, शासन प्रशासन, न्याय व्यवस्था, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, हर चीज पर नियंत्रण किया हुआ, हर चीज पर नियंत्रण है। आज लोकतंत्र जरूर है, प्रजातंत्र की हम बात कर रहे, केवल वोट का अधिकार है, लेकिन आज भी लोकतंत्र लागू नहीं, ये भेड़ तंत्र चल रहा है। इसीलिए वो कल वो आए, इनको आना पड़ता है, वो मत्था टेकना पड़ता है। कल रविदास, संत रविदास जी के जा करके मत्था टेकते रहे, सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए, और उसके बाद में वो आपको छील देंगे। उसके बाद तो आपको गले में पकड़ के लटकाते हैं। फिर उसका तो एक बार सत्ता मिला तो इन्होंने पूरा शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके, सीबीआई, आईडी और इनका दुरुपयोग करके आज देखिए पूरा क्या किस तरह का देश में हालत चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, आरक्षण को जानबूझ करके इशू बना रहे हैं। उनको पता है कि थोड़े से लोग पढ़े लिखे, 1950 से तो बात हुई, और ओबीसी की बात तो 1992 तक शुरू भी नहीं हुआ था। 1992 में पहले हम लोगों ने बहुत रैलियां निकाले। 1980 में काशीराम जी ने 1980 से लेकर 1990 तक, 91 तक हम लोग, उसके बाद भी करते रहे। मैं खुद ही रैली निकाला हूँ, बहुत सारा, कई रैलियों में मैं ये किया हुआ है, कई सम्मेलन करवाया, ये किया हुआ है। उस समय हम ओबीसी को अधिकार, जिसकी जितनी संख्या भारी का नारा हम उस समय दिया करते। तब मंडल कमीशन, काका कालेलकर कमीशन बैठा, काका कालेलकर कमीशन को तो ऐसे ही दफना दिया। मोरारजी देसाई आए, उन्होंने बोला कि काका कालेलकर कमीशन को लागू करो। बोले इमरजेंसी के दौरान चर्चा हुई थी कि अगर हम सरकार बनती है तो हम इसको मंडल काका कालेलकर कमीशन को लागू कर देंगे, लेकिन काका कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया। एक नया कमीशन बना दिया। बिजनेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे, तो उनके नेतृत्व में एक मंडल कमीशन बना दिया। तो मंडल कमीशन ने जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, तब तक जनता सरकार खत्म हो गई थी और उसमें इंदिरा गांधी फिर से वापस आ गई थी। तो इंदिरा गांधी ने उसको टाल बटोल करके अपने करते रहे। अपने वो जिंदा रहते तक 1984 तक उन्होंने कुछ नहीं किया, वो राज्य को भेज दिया, इधर उधर कर दिया। ये हम आंदोलन चलाते रहे। और देवीलाल जी वहां पर, देवीलाल के साथ में बहुत जाति हुआ। उनको लीडर बना करके वीपी सिंह प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन देवीलाल को हमेशा केवल लीडर की तरह उपयोग करते रहे। तो ये काशीराम जी ने उनको कहा कि भाई कब तक लीडर बने हुए, तुम्हें तो लीडर बनना चाहिए था, लेकिन तुम लीडर ही बने। तो उन्होंने 9 अगस्त को 9 अगस्त 92 को रैली निकालना था। तो रैली के पहले 7 अगस्त को वीपी सिंह ने डिक्लेयर कर दिया। काशीराम जी से उनको मैसेज दिया कि भाई आप उनके रैली में मत जाओ, मैं आप जो बोल रहे हो उसको मैं लागू करवा दूं। और उन्होंने
7 अगस्त को घोषणा कर दिया आनंद फानन ने। आनंद फानन ने घोषणा कर तो दिया और उधर से इलाहाबाद से विरोध करवा दिया, अपनी कंस्टिट्यूंसी से इलाहाबाद से विरोध भी करवाना शुरू हो गया। कौन लोग विरोध किए? मंडल वाले हैं, जिनको मंडल से लाभ मिलना था, ओबीसी के लड़के, वही लड़के वो वहां से उसका विरोध कर रहे। मंडल कमीशन, SC ST का विरोध, वो मंडल कमीशन SC ST के लिए नहीं था। SC ST का तो लागू हो गया था 1950 से, लेकिन मंडल कमीशन जो पिछड़ी जाति के लिए था, तो बाद में 5 साल बाद 1995 में जाकर एक क्रीमी लेयर का ये निकाल करके उसको लागू करवाया गया। आज तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, हल्का सा शिक्षा में मिल रहा है, अभी भी राजनीति में ये बहुत दूर है, अभी भी राजनीति में दूर है। वो तो किसी तरह से कुछ यादव लोग उठ के खड़े हो गए, अभी भी कुर्मी, बाकी लोग हैं, कुर्मी तेली अभी बहुत कमजोर है, बाकी सब लोग कमजोर हैं। जाट लोग अपना नहीं बना, लेकिन यादव लोगों ने थोड़ा, उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों में एक जागृति पैदा हुई मंडल कमीशन और इन सब के कारण। तो इसलिए उनको समझ में आया कि राजकाज क्या होता है और राजकाज से कैसे हमारा एक मास्टर चाबी है जिसके द्वारा सब खोल जाता है। तो आज सब लोग धीरे धीरे इस बात को, जिसकी जितनी संख्या भारी की बात ओपी राजभर बड़े पैमाने में बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है, लालू प्रसाद यादव बोलते हैं। मैं देवगढ़ा जी थे प्राइम मिनिस्टर, उनके मेरे सामने मैं 1 घंटा उनके साथ चर्चा हुई जब वो सांसद थे तब। तो वो सब लोगों ने ये बात को महसूस हुआ कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है। SC ST ओबीसी के लोग अब समझने लगे कि उनके साथ धोखा हो रहा है। 52% ओबीसी को 27% देने में इनको तकलीफ हो रहा है, 52% लोगों को 27% देने में, और 15 लोग 50% अभी भी हिस्सेदारी, और अभी 10% एक्स्ट्रा और ले लिए आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार में कभी होता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, कैसे सुप्रीम कोर्ट अभी तक संज्ञान नहीं ले रहा है, लेकिन उसको तो कोई आर्थिक आधार पर, आर्थिक विषमता के आधार कोई निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसी चीज है, आज अमीर है और कल गरीब भी हो सकता है। तो गरीब हो जाएगा तो कल वो आरक्षण मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। आपसे हमारा आखिरी सवाल है, भारत में प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण, जिसमें SC ST OBC के लोग नौकरी, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या अयोग्य लोग घुस गए हैं, जिससे जो शासन का जो सामाजिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो चरमरा गया है? बिल्कुल, आप में अयोग्य, देखिए जहां तक अभी कुछ साल पहले मैं 2003 से 2000 से लेकर 2005 के बीच में जो IAS का जैसे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जी, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में IAS और IPS का सारा जहां पर टेस्ट होता है, जांच होता है, परीक्षा होती है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग मेरिट में पहले 14 मेरिट में 14 से 25 तक के मेरिट जो होता था, तो उस मेरिट में सबसे ज्यादा यही लोग आते थे, शेड्यूल कास्ट के लोग होते, ब्राह्मण कोई मेरिट में नहीं आता जी। इसीलिए उन लोगों ने अभी नियम बना दिया कि क्योंकि मेरिट में आते थे तो वो आरक्षण से एक्स्ट्रा हो जाता था जी। आरक्षण, वो मेरिट में नियम है कि मेरिट में अगर कोई आता है वो आरक्षण के लिस्ट में नहीं आएगा, तो एक्स्ट्रा IAS के लोग 15-16 एक्स्ट्रा IAS के लोग सेलेक्ट हो जाते थे। इसलिए उन लोगों ने अभी एक नियम बना दिया कि चाहे आप मेरिट में आओ चाहे सेरिट में, किसी में भी आओ, लेकिन आपको आरक्षित हो तो केवल आरक्षित कोटा में ही रखा जाएगा। वो खत्म कर दिया मेरिट सिस्टम। मैंने अब समझिए कैसे कैसे, और अभी तो लेटरल एंट्री कर रहा है। लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है, उनको IAS का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। IAS में सचिव बनने के लिए, जॉइंट सचिव बनने के लिए 15 साल से 20 साल का नौकरी चाहिए और अनुभव चाहिए विभिन्न पदों में, विभिन्न जगहों में, तब कहीं जाकर के जॉइंट सेक्रेटरी बने। अभी तो जॉइंट सेक्रेटरी में सीधा घुसा देते, गधे घोड़े घुस रहे हैं, गधे घोड़े जो आज नियम और कानून चला रहे हैं। हम तो बिल्कुल खुल के बोलते हैं गधे और घोड़े, घोड़े भी नहीं है, वो गधे हैं। आप पता लगा लीजिए, उन्होंने कभी देखा नहीं है, नियम और कानून कभी सुना नहीं है, लेकिन वो नियम और कानून का
ज्ञाता बन गया, आईएएस बन गए, आईएएस की कैटेगरी का इक्वल बन गए हैं। आईएएस के लोगों को विद्रोह करना चाहिए। अगर आईएएस में सचमुच वो क्वालिफाइड लोग हैं, उनमें पता नहीं क्यों विद्रोह नहीं हो रहा। क्योंकि इसलिए विद्रोह नहीं हो रहा है कि वहां पर सवर्णों की संख्या ज्यादा है और सवर्णों को अपने आप को एडजस्ट करने के कारण वो विद्रोह नहीं हो रहा है। अदरवाइज ये विद्रोह हो जाता। आज भी विद्रोह होना चाहिए। लेटरल एंट्री गलत है और ये सारा आरक्षण को समाप्त करने के लिए एक प्रक्रिया चालू है और पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। जो सरकारी संस्थान है जहां पर नियम और कानून लगाना पड़ता था, क्योंकि सरकार की पूंजी लगी हुई, जनता की पूंजी लगी हुई है, इसीलिए जनता के नियम को लागू करना पड़ता था। इसीलिए उन लोगों ने उसको निजी हाथों में दे रहे। अब निजी हाथों में जाएगा तो आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। ऑलरेडी आरक्षण को इन लोगों ने बिल्कुल कर्व डाउन कर दिया है, लगभग खत्म कर दिया है। बस केवल अब सरकारी पद कितने हैं गिनके, अभी सरकारी पद तो कोई भर ही नहीं रहा। जब से 8 साल से, पिछले 8 साल से सरकारी पदों की नियुक्ति लगभग बंद है। बेरोजगारी आसमान पर है। पूरे भारत के युवा इंतजार कर रहे हैं। आग लगी हुई है पूरा भारत में, मैंने बेरोजगारी पर आग लगी हुई है। महंगाई तो अलग, कुछ आग लगा हुआ है, वो अलग है। और ये केवल मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा इनकी सत्ता चल रही है। मीडिया में केवल उसका ये कर रहा है, क्या बोलते हैं उसका जबरदस्ती उनको उछाल दिखाया जा रहा है कि ऐसा विकास हो रहा है। आज विनाश का परिभाषा भाजपा में, विनाश को विकास कहा जाता है जी। जितना ज्यादा विनाश होगा उतना ही विकास कहा जाएगा जी। ये आप सोच लो, ये विनाश आज परिभाषा बदल गया है। मेरा कहने का मतलब, आज विनाश का माने विकास का परिभाषा विनाश हो गया जी जी। तो मैं वही कहा था, मैं कल राकेश शर्मा को मैंने कहा था कि आप लोगों ने परिभाषा बदल दी हो। विकास बोलते हो और विनाश को, देश को बेच दिया, अर्थतंत्र चौपट हो गया, माइनस में चला गया जीडीपी। उसके बावजूद भी आप बड़े बड़े बातें करते हैं जी। तो बहुत शुक्रिया। मेरा कहने का मतलब, बताने का मतलब, आरक्षण की जो सोच है, ये प्रक्रिया है, ये केवल रिप्रेजेंट, लोकतंत्र का मतलब ही है, इसमें कोई क्या बोलते हैं, एक मैं वर्ड जो अभी आपने बोले थे ना, मेरिट, प्रतिनिधित्व, मैं एक वर्ड बोलता हूं, लोकतंत्र में मेरिट का कोई मीनिंगलेस है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कैटेगरिकली बोला है, मेरिट 50% से ऊपर, 50% से ज्यादा की जरूरत है। 50% लोग अगर मेरिट वाले हैं, अच्छे हैं, तो वही चला लेना चाहिए। आज तो 85% लोगों में कब्जा है उनका। 15 का हाथ 50, माने 85% लोग 15 पे हैं और 15% लोग 85 पर कब्जा किए हुए, और उसके बाद भी बोलते हैं मेरिट की बात करते हैं। रेलवे चला नहीं पा रहे हैं, एयरपोर्ट चला नहीं पा रहे हैं, हवाई जहाज, कोई भी मंत्रालय नहीं चला पा रहे हैं, उनकी मंत्रालय सब बंद पड़ा गया, और अपने आप को मेरिट बोलते हैं। जितने भी जो बड़े बड़े पदों में हैं, चेयरमैन है, बड़े बड़े कंपनियों के चेयरमैन है, सबके सब सवर्ण हैं, और आज वही नहीं चला पा रहे हैं। अरे भाई, यही तो बता दें इनकी सवर्णों की ये को, जब वहां पर बनारस में थोड़े से लोगों को लेकर के वो क्या नाम था उनका, जो मुस्लिम शासक था ना, वो लेके आया और उनको भगा, गाय के बीच में घुस करके वो वहां पर उसको लूट के लेके चला गया। लाखों टन सोना को, हजारों टन सोना को लेके चला गया। उस समय इनके कहाँ मेरिट वाले कहाँ थे? वो पैरामिलिट्री फोर्स था इनका, हिंदू जो छत्री थे वो कहाँ थे? वो छत्री कहाँ गए? मुगल काल में अपने बहन और बेटियों को दे करके उनमें सूबेदारी करते थे जी। खुडे साहब, आज का हमारा जो समय है, सेशन है, वो कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए हमें ये बात को समझना है, जो दलाली करते रहे, हलाली करते रहे, ये मेरिट की बात करते हैं। परिचर्चा को हम यही समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि जी खुडे साहब, हम इस सेशन को, पीतल का विज्ञान हमारे लोगों ने किया, ये श्रमण संस्कृति के दिन। आज भी हमारे लोग
शिल्पी और कृषि और कलाकारी है, ये हमारी अपनी संस्कृति है, जिसके बदौलत हम इनको मुकाबला कर रहे हैं। बहुत ये मेरा शुक्रिया। कहने का मतलब- आज का हमारा समय कंप्लीट हो चुका है और हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़े हुए थे, वो भी टेक्निकल कारणों से वो हमारे साथ दूर हो गए हैं। मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, महत्वपूर्ण सवालों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। आने वाले समय में हम इस विषय को और विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज के वक्ता के रूप में और विस्तार से पूरी जानकारी, सैद्धांतिक रूप से, उदाहरण के स्वरूप में और पूरी जानकारी के पुख्ता सबूत के साथ मान्यवर खुटे साहब ने आज की इस परिचर्चा को रखा है। संतोष साहू साहब ने भी अपनी बात को रखी है। मैं इस चर्चा को और अगले सेशन में इसको और विस्तार से हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया यार खुटे साहब और संतोष साहू और रोशनी मेघराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद।